बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय सेकंड राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में वस्तुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अंतिम वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं पर विस्तार से चर्चा की है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे स्टॉक तथा प्रवाह। यानी इस वीडियो के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है, फ्लो क्या होता है और इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है और इनसे संबंधित आपकी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत हम सकल निवेश और शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास पर भी चर्चा करेंगे। इनमें क्या अंतर है, सकल निवेश का अर्थव्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण रोल है, शुद्ध निवेश का क्या रोल है। तो इस वीडियो में आज के इस टॉपिक पर चलने से पहले जिन्होंने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक तथा प्रवाह क्या है। इसको समझने से पहले हम कुछ उदाहरण समझेंगे और इन उदाहरणों को समझने के बाद हम इस स्टॉक और प्रवाह को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। जैसा कि उदाहरण एक मैंने लिया है, एक पानी की टंकी में कुल पानी और प्रति घंटा जल की मात्रा नल से निकलना। जैसा कि आप एक इमेज देख रहे हैं और इस इमेज में हम देख रहे हैं कि पानी का टैंकर है। उस पानी के टैंकर में अगर कुल पानी है, उस कुल पानी का मतलब है उसमें स्टॉक। मान लीजिए उसमें 100 लीटर पानी है, तो वो 100 लीटर एक स्टॉक है। और उस टैंकर से जो पानी निकाला जा रहा है, जैसे इन बाल्टियों में पानी निकाला जा रहा है, तो ये है प्रवाह है। तो हाँ, यहाँ हम इस उदाहरण से ये समझ पा रहे हैं कि एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित क्वांटिटी जो स्थिर मात्रा है जो पानी के टैंकर में है वो स्टॉक होगा और इस टैंकर से जो पानी निकल रहा है प्रति घंटा या प्रति मिनट जो पानी निकल रहा है वो एक प्रवाह है, फ्लो है। कहने का मतलब यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है उसको फ्लो कहेंगे, ठीक है। और एक निश्चित मात्रा जो पानी के टैंकर के अंदर है उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। तो पहला यहाँ एक बात निकल के आ रही है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो एक तरह से किस में जाएगा, फ्लो में जाएगा, प्रवाह में जाएगा। और एक निश्चित मात्रा किसी जैसा कि इसमें पानी के टैंकर में है तो वो एक प्रकार से स्टॉक होगा। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण ले तो उसमें हमने, यहाँ आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें मैंने मुंबई टू दिल्ली की दूरी ली है। मान लीजिए ये 1200 किलोमीटर है, तो ये एक निश्चित दूरी है और इस दूरी को हम स्टॉक के अंदर लेंगे, क्योंकि मुंबई से दिल्ली की जो बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो एक निश्चित इकाई के रूप में है, इसलिए उसको स्टॉक के अंदर रखेंगे हम। लेकिन दिल्ली से मुंबई कोई कार जा रही है और उसकी कोई रफ्तार है, वो प्रवाह फ्लो के अंदर आएगा। तो यहाँ भी एक बात निकल कर आ रही है कि एक निश्चित जो दूरी है तो वो तो आ गई स्टॉक के अंदर, और एक कार के अंदर जो रफ्तार है, जो स्पीड है, जो क्योंकि स्पीड में परिवर्तन होता है तो वो किस में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा, प्रवाह के अंतर्गत इसको शामिल करेंगे। दूसरा एक और उदाहरण मैंने लिया, एक संपत्ति, वेल्थ, टोटल जो संपत्ति है वो स्टॉक का उदाहरण है। जैसे किसी व्यक्ति के पास बैंक में आज के दिनांक के अंतर्गत इतना पैसा है मान लीजिए, तो वो किस में आएगा, स्टॉक में आएगा। लेकिन एक आय, जैसे हम नेशनल इनकम की बात करें तो वो प्रवाह के अंदर आएगी, फ्लो के अंदर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की जो आय है उसको नेशनल इनकम के अंदर हम शामिल करते हैं। इसका मतलब एक अवधि की बात की जा रही है। और यहाँ हम देखेंगे जो संपत्ति है वो किसी एक डेट, एक दिनांक की बात की जा रही है, एक बिंदु की बात की जा रही है, जबकि आय के अंदर एक समय अवधि पर चर्चा की जा रही है। तो यहाँ हम इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से हमें एक बात निकल कर आ रही है कि स्टॉक के अंदर एक निश्चित मात्रा या एक निश्चित बिंदु पर चर्चा की जा रही है, जबकि प्रवाह में एक परिवर्तन पर चर्चा की जाती है या एक अवधि पर चर्चा की जाती है। अब चलते हैं हम स्टॉक पर कि स्टॉक का इन उदाहरण के माध्यम से हम
हमें क्या अर्थ निकल कर आ रहा है। तो स्टॉक पर चलते हैं। स्टॉक वह चर राशि है जो किसी दिए हुए समय बिंदु एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक समय बिंदु पर जिसकी चर्चा की जाए उसके कुल परिणाम अथवा मात्रा को व्यक्त करता है। स्टॉक का अर्थ यहाँ हम बड़ी आसानी से निकल कर आ गया कि कोई समय बिंदु पर कुल परिणाम अथवा मात्रा। जैसे अभी मैंने एक वेल्थ संपत्ति का उदाहरण लिया कि आज के दिनांक, आज की तारीख में किसी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है, वो एक प्रकार से स्टॉक का उदाहरण है। लेकिन उसकी जो आय है वो जैसे महीने की है, जैसे अभी हमने नेशनल इनकम की बात की है, तो वो किसका उदाहरण होगा? वो फ्लो का होगा, प्रवाह का उदाहरण होगा, क्योंकि वो एक अवधि की बात कर रही है। तो इस प्रकार स्टॉक के अंतर्गत हम एक समय बिंदु की बात करेंगे। तो बच्चों, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है स्टॉक का अर्थ क्या है। तो स्टॉक का अर्थ लिखना है और उसका उदाहरण इसके अंतर्गत आपको देना है। अब चलते हैं फ्लो, प्रवाह का अर्थ क्या है। वह प्रवाह वह चर राशि है जो एक समय अवधि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि में वृद्धि अथवा कमी की मात्रा को व्यक्त करता है। जैसे मैंने मुंबई टू दिल्ली एक कार जा रही है, वो रफ्तार, उसकी रफ्तार जो स्पीड है उसको हम यहाँ फ्लो के अंतर लेंगे। एक समय अवधि की बात की जा रही है, जैसे हमने नेशनल इनकम की बात की गई है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो वो एक प्रकार से प्रवाह होगा, फ्लो होगा। तो एक अवधि की बात की जाए तो वो तो फ्लो के अंदर आएगा, प्रवाह के अंदर आएगा। जबकि एक समय बिंदु की बात की जाएगी तो वो स्टॉक के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार यहाँ आप इनका अर्थ पूछा जा सकता है और एक दो इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहाँ आपको स्टॉक और प्रवाह के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चलते हैं इसमें मोटे रूप में क्या अंतर है। अंतर भी पूछा जा सकता है कि स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर क्या है। तो पहला अंतर हम यहाँ देखें कि स्टॉक से अभिप्राय है समय के एक बिंदु पर चर मूल्य से है। ठीक है, एक बिंदु पर हमने चर्चा की है, जैसे आज के दिनांक के अंतर्गत आपकी संपत्ति कितनी है, वो एक प्रकार से स्टॉक का उदाहरण होगा। एक समय बिंदु पर चर्चा की जाती है, जबकि प्रवाह में हमने देखा कि एक समय अवधि से हम इसको दर्शाते हैं, एक टाइम पीरियड से हम इसको दर्शाते हैं। दूसरा अंतर, स्टॉक है वो समय काल नहीं होता है, उसमें एक टाइम पीरियड नहीं होता, एक समय बिंदु होता है। इसे समय के एक विशेष बिंदु पर मापा जाता है, जबकि प्रवाह का समय काल होता है। इसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष द्वारा मापा जाता है। ये परिवर्तन को दर्शाता है, ये एक समय अवधि को दर्शाता है। ये मोटे रूप से इनमें दो अंतर हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये स्टॉक और प्रवाह, इनसे विभिन्न उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे हम देखें कि हमारे पास जो टोटल धन है, जो संपत्ति है, वो स्टॉक का उदाहरण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कई इसके अंतर्गत उदाहरण ले सकते हैं स्टॉक तथा प्रवाह के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टॉक तथा प्रवाह से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर। सबसे पहले हम बात करें सकल निवेश पर, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। सकल निवेश से हम देखते हैं कि दो प्रकार से अगर निवेश को समझें, एक तो मौद्रिक निवेश और एक है वास्तविक निवेश। हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं, कोई मशीन लाते हैं जिससे हम और अधिक पूंजी निर्माण कर सकते हैं, वो सारा का सारा निवेश के अंदर शामिल होगा। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति मशीन ला रहा है, मशीन जैसे मान लीजिए कि ये कोई मशीन है और इस, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख रहे हो कि इस मशीन की कीमत 10 लाख रुपए है। ठीक है, लेकिन ये 10 लाख रुपए की जो मशीन है, इसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए कि वो 10 वर्ष तक चलेगी। ठीक है, 10 वर्ष तक
वो चल पाएगी। यानी जैसे हम कोई वाहन खरीदते हैं तो वाहन की भी एक निश्चित अवधि होती है। जैसे आप देखते हो आरसी में उसकी 10 वर्ष होता है, 15 वर्ष होता है। इसका मतलब 10 या 15 वर्ष बाद उसका मूल्य शून्य मान लिया जाता है। इसका मतलब जो ये मशीन है वो 10 वर्ष चलती है और 10 लाख की है। तो कहने का तात्पर्य इसके अंतर्गत हर वर्ष कुछ ना कुछ घिसावट या टूट फूट होती है। तो हम देखें कि जैसे इसमें दो तरीके से हम इसमें रख सकते हैं। पहला तरीका हम रखें, जैसे मान लीजिए कि 2022 जैसे आरंभ में हम देखें कि हमारे पास 8 मशीनें हैं और 2022 के अंत तक हमारे पास मान लीजिए कि 10 मशीनें हो गई। इसका मतलब यहाँ दो अतिरिक्त क्या हुआ, निवेश दो अतिरिक्त मशीनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। साथ ही साथ हम यहाँ देखें कि कोई पुरानी मशीन है उसमें मूल्य या गिरावट भी होती है। तो इसको हम दो तरीके से देखेंगे, चलते हैं इसमें। सकल निवेश से अभिप्राय वर्ष के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के कुल उत्पादन से है। अभी मैंने बताया कि वर्ष से पहले 8 थी और बाद में 10, यानी यहाँ दो और मशीनों में क्या की गई है, वृद्धि की गई है। इसमें एक तो पूंजी के विद्यमान स्टॉक के पुनः स्थापन के लिए उपयोग की गई पूंजीगत वस्तुएं वो भी शामिल होगी, और दूसरा इसमें शामिल होगा कि पूंजी के विद्यमान स्टॉक में शुद्ध वृद्धि के रूप में उपयोग की गई पूंजीगत वस्तुएं। कहने का तात्पर्य हमारा ये रहा कि हम देखते हैं कि कोई कुछ मशीनें पुरानी चली आ रही है, ठीक है, और हमें यहाँ इसको समझने की कोशिश करें तो देखते हैं कि दो प्रकार से, एक तो होगा कि हम इस वर्ष नई मशीन ली, और एक इस वर्ष जो पुरानी मशीन है उनके पुनः स्थापन पर किया गया निवेश। कहने का तात्पर्य हम ये देखते हैं कि कोई कुछ मशीनें पीछे चली आ रही है और उनमें से कोई एक मशीन क्या हो गई, आज इस वर्ष उसका मान लो कि मूल्य क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। एक तो इस मशीन को हम क्या करें, पुनः स्थापन के लिए उपयोग की गई पूंजीगत वस्तुएं यानी रिप्लेसमेंट किया गया है, ठीक है। और दूसरा हम इस वर्ष कुछ नई मशीनें लेकर आए हैं। तो दो प्रकार से, एक तो जैसे हम देखेंगे जो रिप्लेसमेंट किया गया है या पुनः स्थापन के लिए उपयोग की गई पूंजीगत वस्तुएं, जैसे हमने देखा कि कोई मशीन जो 10 लाख रुपए कीमत की है तो उसमें क्या होती है, टूट फूट होती है, ठीक है। तो टूट फूट यानी मूल्य ह्रास पर किया गया निवेश, और दूसरा कुछ नई मशीनें ली गई है। तो दो प्रकार से सकल निवेश के अंदर चालू किया शामिल करेंगे, यानी दो नई मशीन है प्लस जो इस वर्ष जो मूल्य ह्रास पर किया गया निवेश, ठीक है, ये दोनों इस सकल निवेश के अंदर शामिल होगी। समझ रहे हो बात, कि कुछ नई मशीन लगाई जा रही है और कुछ जो मूल्य ह्रास गिरावट है उस पर पैसा लगाया जा रहा है। तो दोनों तरीके से, लेकिन ये मूल्य ह्रास वाला देखें तो मूल्य ह्रास का मतलब है कोई मशीन के घिसावट या टूट फूट पर हम पैसा लगा रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं कि हर वर्ष उसमें कुछ ना कुछ घिसावट होगी, ठीक है। तो उसके अंदर ये तो मूल्य ह्रास वाला किसी प्रकार से पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नई मशीन है उससे हम और अधिक पूंजी निर्माण कर सकते हैं। तो सकल निवेश के अंतर पुनः स्थापन के लिए उपयोग की गई पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल होगी, और जो नई मशीन है उसके अंदर शामिल कर रहे हैं पूंजी स्टॉक में, तो वो भी इसके अंदर शामिल होगी। जैसे कि मैंने 2022 के आरंभ में मान रहा हूं कि 8 मशीनें थी और अंत में क्या हुई है, 10 मशीनें हम हो गई है। तो इस प्रकार दो नई मशीनें इसके अंदर शामिल की गई है, तो वो भी सकल निवेश के अंदर शामिल होगी। जैसा कि हम जानते हैं इस निवेश के अंतर्गत हम देखें तो मशीनें भी आते हैं, औजार उपकरण है, कोई भवन है, कार्यालय का स्थान है, गोदाम है, या आधारभूत संरचना जैसे सड़क, कोई भी बांध है, हवाई अड्डा है, कोई भी घाट है, ठीक है, कोई बंदरगाह है, तो उन पर भी ये सब इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो पूंजीगत वस्तुएं हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें। पूंजीगत वस्तुएं हैं पूंजी के विद्यमान स्टॉक के पुनः स्थापन के लिए उपयोग की जाती है, जिसे मूल्य ह्रास कहते हैं, ठीक है। एक तरीके की जैसे हमने ऊपर चर्चा की कि पूंजीगत वस्तुओं में कुछ ऐसी
है जो पूंजी के विद्यमान स्टॉक को पुनः स्थापन के लिए, जैसे मैंने बताया कि हर वर्ष उसमें गिरावट होती है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए, उसके रिप्लेसमेंट के लिए जो निवेश किए जाए तो उसको तो कहा जाएगा मूल्यह्रास। और दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं पूंजी के विद्यमान स्टॉक में शुद्ध वृद्धि के रूप में उपयोग की जाती है, उसे शुद्ध निवेश कहते हैं, है ना। नेट इन्वेस्टमेंट उसको अंतर कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या निकल कर आ रहा है कि सकल निवेश में शुद्ध निवेश भी आ रहा है। जैसे मैंने 2 मशीनों की बात की कि 8 मशीनें आरंभ में थी और अंत में 10 मशीनें हो गई, प्लस मूल्यह्रास जो गिरावट है, ठीक है, उस पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सकल निवेश में शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास दोनों शामिल किए जाएंगे। जबकि हम शुद्ध निवेश की बात करें तो शुद्ध निवेश में हम देखें कि शुद्ध निवेश की बात करें तो सकल निवेश में से मूल्यह्रास गिरावट माइनस कर दें तो वो आ जाएगा आपका शुद्ध निवेश। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, एक छोटा सा सरल सा एग्जांपल मैं लूँ। जैसे हम देखते हैं कि घी, जैसे मक्खन है, मक्खन हम निकालते हैं तो मक्खन में इसको हम गर्म करके उसमें जो कचरा है वो हटा दें तो शेष बचा वो अपना शुद्ध घी हो गया। तो शुद्ध घी हमने कैसे निकाला? जो मक्खन है उसमें गर्म करके जो भी उसका जो भी अनावश्यक जो भी चीज़ें हैं जैसे तो उसको हटा दें तो हमें शुद्ध निवेश प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार हम देखें कि शुद्ध निवेश है जो हमारा सकल निवेश है, उस सकल निवेश में से मूल्यह्रास मतलब हम जो टूट फूट है मशीनों की जो घिसावट है उस पर जो पैसा लगा रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, या हम जो मशीन पुरानी पड़ गई उसकी जगह नई मशीन ले रहे हैं तो रिप्लेसमेंट पर जो खर्चा किया जा रहा है उसको मूल्यह्रास पर जो खर्चा किया जा रहा है उसको माइनस कर देंगे तो वो हमें शुद्ध निवेश प्राप्त होगा। तो यहाँ आपसे ये सूत्र के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, सकल निवेश के बारे में पूछा जा सकता है। अब हम देखें शुद्ध निवेश का आखिर महत्व क्या है। शुद्ध निवेश पर हम बात करें तो शुद्ध निवेश जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि नई मशीन पर पैसा लगाना, यह अर्थव्यवस्था में पूंजी के स्टॉक को बढ़ाता है। जैसे कि हमने देखा कि पूंजी जो मशीन है वो 8 से कितनी हो गई, 10 हो गई। तो जो पूंजी है, पूंजीगत वस्तुएं हैं, जो कैपिटल गुड्स है, उसमें क्या हुई है? वृद्धि है। जब पूंजी का स्टॉक बढ़ता है तो श्रम की प्रति इकाई पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि होती है। जैसे ही 2 मशीन बढ़ गई तो इसका मतलब श्रमिकों के लिए कार्य हेतु 2 मशीनें और बढ़ गई। इसका मतलब और अधिक लोगों को क्या मिल सकता है? रोजगार मिल सकता है, जिसके कारण श्रम की कुशलता में, इफिशियंसी में वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरा हम देखें इसके अंदर यह रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायता करता है, क्योंकि 2 नई मशीनें आ गई, इसका मतलब 2 नए लोगों को और रोजगार मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी टेलर के पास एक सिलाई मशीन है और एक सिलाई मशीन और वो ले लेता है तो और एक व्यक्ति को उसके अंदर रोजगार मिल सकता है। क्योंकि हम देखें कि भारत में जो बेरोजगारी है वो मुख्यतः पूंजी के अभाव के कारण है। क्योंकि हम देखें हमारे पास श्रम तो बहुत है लेकिन कैपिटल जो पूंजी है वो कम है। साथ ही साथ शुद्ध निवेश से अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में, प्रोडक्शन पावर में वृद्धि होगी, क्योंकि नई मशीनें आएंगी और अधिक उत्पादन होगा, जिसके कारण देश की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। तो ये शुद्ध निवेश का महत्व है। अब चूंकि हमने देखा कि जो सकल निवेश है उसमें एक पार्ट तो होता है शुद्ध निवेश का और एक पार्ट होता है मूल्यह्रास का, टूट फूट का। उसको और देखते हैं कि आखिर मूल्यह्रास होता क्या है। मूल्यह्रास के बारे में हम पढ़े तो पूंजीगत वस्तुओं की जो नियमित टूट फूट या समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप को, कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। जो भी हमने पूंजीगत वस्तु कैपिटल गुड्स लगाई है उसमें कुछ ना कुछ जो घिसावट, टूट फूट होती है, डेप्रिसिएशन होता है, उसको माइनस करें तो जो है वो जो हम जो भी घटाते हैं, जो कमी करते हैं, उसको क्या कहेंगे? मूल्यह्रास कहेंगे। लेकिन यहाँ मूल्यह्रास को समझने
समझना है हमें आखिर मूल्य ह्रास में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करें। तो हम देखते हैं कि जिन जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं जैसे प्लांट है या आपकी मशीनरी है का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें एक तो होती है सामान्य टूट फूट, नॉर्मल। जो मतलब हम देखते हैं कि हम डेली यूज में जैसे मशीन का हम प्रयोग करते हैं तो सामान्य रूप से उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होगा, वो भी मूल्य ह्रास में शामिल होगा। कोई आकस्मिक हानि हो गई, किसी कोई पार्ट जल गया, कोई पार्ट खराब हो गया, जिसको हम देखते हैं कि अचानक उसमें कोई ना कोई खराबी आ गई, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। और एक प्रत्याशित अप्रचलन, एक्सपेक्टेड, ठीक है। अप्रचलन का मतलब है, अगर सामान्य शब्दों में हम देखें, यानी मतलब प्रचलन से बाहर होना, या हम देखें कोई मशीन खराब होना, या कोई मशीन बेकार हो जाना, या वो कोई मशीन है, कोई पूंजीगत वस्तु है, वो चलन से बाहर हो जाना, वो है इसके अंदर होगी। तो दो होगी, एक तो होगा प्रत्याशित और एक होगा अप्रत्याशित। मतलब एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, इनमें भी अंतर शामिल देखना होगा। लेकिन हम यहाँ देखें कि मूल्य ह्रास के अंदर कौन शामिल होगा, एक्सपेक्टेड होगा। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि हम पहले से ये अनुमानित कर सकते हैं, ये पहले से निर्धारण कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा कर सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार से टूट फूट जरूर होगी। जैसे हम कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कोई साइकिल खरीदते हैं, तो हम उसका डेली यूज करेंगे, तो हमें पहले ही पता है कि कोई ना कोई पार्ट्स उसका अंदर खराब होगा। तो यहाँ हम देखें तो प्रत्याशित उसके अंदर शामिल होगा, अप्रत्याशित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूल्य ह्रास के अंदर सामान्य टूट फूट है, आकस्मिक हानि है, या प्रत्याशित अप्रचलन के कारण जो स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग से मूल्य में होने वाली कमी, ये सारी चीजें मूल्य ह्रास के अंदर शामिल की जाएगी। मूल्य ह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। अब हम यहाँ इन दोनों के अंतर को समझते हैं। यहाँ आपसे सकल निवेश है, जो शुद्ध निवेश है, या मूल्य ह्रास है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ समझे कि प्रत्याशित अप्रचलन और अप्रत्याशित अप्रचलन का मतलब क्या होता है, अंतर क्या होता है। और अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मूल्य ह्रास के अंदर केवल प्रत्याशित अप्रचलन को ही शामिल किया जाता है, अप्रत्याशित को नहीं किया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है, पहले चलते हैं प्रत्याशित पर। इसमें इसका अभिप्राय है तकनीकी में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो जाए, और इसके बारे में हमें पता है क्योंकि हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में नई नई वस्तुएं आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो पुरानी जो तकनीक है वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से बेकार हो जाती है। जैसे हमने देखा कि ब्लैक एंड वाइट टीवी के स्थान पर रंगीन टीवी आ गया, आजकल तो एलईडी वगैरह आ गई। इसका मतलब ये तकनीकी में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब तकनीकी में परिवर्तन होने के कारण जो ब्लैक एंड वाइट टीवी के अंतर्गत आने वाले जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वो क्या हो जाएगी, उस चलन से बाहर हो जाएगी। तो ये हम सबको पता है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई मतलब नई नई वस्तुएं आएगी, तो पुरानी तकनीक वो चलन से बाहर चली जाएगी। दूसरा हम देखें, मांग में परिवर्तन, डिमांड में चेंजिंग हो जाए। ये भी हमें पता है कि जो भी उपभोक्ता है वो नई नई वस्तुओं की डिमांड करते हैं। जैसे कि रबड़ के जूते के स्थान पर चमड़े के जूतों का आना। इसका मतलब नए जो उपभोक्ता है वो चमड़े के जूतों की डिमांड करने लगे। इसका मतलब रबड़ के जूते हैं वो चलन से बाहर चले गए। इसका मतलब रबड़ से संबंधित कोई भी पूंजीगत वस्तुएं हैं, चाहे वो कच्चा माल है, चाहे आप देखेंगे कोई मशीन है, तो वो क्या हो गई, उसका अप्रचलन हो गया, वो बेकार हो गई, ठीक है। के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में जो कमी होती है, गिरावट होती है, वो इसके अंदर प्रत्याशित अप्रचलन के अंतर्गत शामिल होगी। अब हम अप्रत्याशित की बात करें, ठीक है। अप्रत्याशित हमें पता नहीं है उसका, न तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कब आएगी और उसके अंतर्गत कितना हमें नुकसान होगा, उसके बारे में भी हम नहीं कह सकते हैं कि कितनी मशीनें खराब हो सकती है। जैसे हम देखें कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, या आग लग गई हो,
तो जिसके कारण हम उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। या आर्थिक मंदी के कारण कितनी अर्थव्यवस्था में कितनी मंदी हुई है, ठीक है, उसके बारे में भी हम नहीं कह सकते, जिसके कारण स्थिर परिसंपत्तियों में के मूल्य में होने वाली गिरावट से है या स्थिर है। ये बच्चों आप सही कर लेना, स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली गिरावट है। किसके कारण? या तो प्राकृतिक आपदा है या आर्थिक मंदी है, जिसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कब वो आर्थिक मंदी आएगी या कब प्राकृतिक आपदा आएगी और उससे कितना हमें नुकसान होगा। दूसरा हम देखें कि प्रत्याशित अप्रचलन को मूल्य ह्रास का एक भाग मानते हैं, जबकि हम ये देखें अप्रत्याशित जो अप्रचलन है उसको मूल्य ह्रास का भाग नहीं मानते। इसके स्थान पर यह पूंजीगत हानि है, कैपिटल लॉस को प्रकट करता है। ये हमें पूंजी जो हमारी जो पूंजीगत वस्तु है उसका एक नुकसान हम इसके अंतर्गत मानते हैं, जबकि इसको मूल्य ह्रास का भाग मानते हैं। प्रत्याशित अप्रचलन को मूल्य ह्रास में आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसके लिए हम एक रिजर्व कोष भी रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने फिर बताया आप लोगों को कि 10 लाख की कोई मशीन है, 10 वर्ष चलती है, इसका मतलब उसका प्रति वर्ष 1 लाख का मूल्य ह्रास होता है। तो इस प्रकार हम उसकी भरपाई कर सकते हैं उस 1 लाख रुपए का कोष रखकर, जिसे मूल्य ह्रास आरक्षित कोष कह सकते हैं, उसके द्वारा उसको प्रबंधित किया जा सकता है। लेकिन अप्रत्याशित जो अप्रचलन है उस स्थिर परिसंपत्ति के बीमा द्वारा प्रबंधित किया जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बाढ़ आग वगैरह की स्थिति में हम उसका बीमा करके जो होने वाली जो पूंजीगत हानि है, कैपिटल लॉस है, उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन इसका कोष द्वारा, क्योंकि हम इसका पहले से ये अनुमानित है कि इतना मूल्य ह्रास उसके अंदर होने वाला है, जबकि अप्रत्याशित को जो भी हम देखते हैं कि इंश्योरेंस है, जो बीमा है, उसके द्वारा इससे होने वाले नुकसान की हम भरपाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देखें अप्रत्याशित में फिर से हम कोई ऐसा अनुमान नहीं रख सकते। जैसे हम देखें कि इस वर्ष हो भी सकता है, मान लो कि आग, पता नहीं कि उसका भविष्य में आग लगे कि न लगे, लेकिन उसकी हम बीमा जरूर कराते हैं। जैसे हम कोई वाहन खरीदते हैं तो उसकी हम बीमा करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो वाहन हमने कार खरीदी है उसका वास्तव में एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, लेकिन उससे बचने के लिए हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं। और ये तो इस प्रकार हमने देखा कि मूल्य ह्रास के अंतर्गत प्रत्याशित अप्रचलन को शामिल किया जाता है, जिसमें हमने देखा कि सामान्य टूट फूट है, आकस्मिक हानि है या प्रत्याशित अप्रचलन है, उसको इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने स्टॉक तथा प्रवाह के बारे में जाना। सकल निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश क्या होता है, मूल्य ह्रास क्या होता है, इनसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाइए, इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखें, और जिन्होंने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें, जिससे मैं और अधिक अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।